गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11वीं के हिंदी में जो दो बुक है, एक है आरोह और एक है वितान। कल हम पढ़ रहे थे आरोह में पद्य खंड में आपको होमवर्क है उसमें का लिखने का काम। अब आ जाएंगे वितान में। वितान में पेज नंबर 90 पे देखेंगे। ये है जो चित्र दिखाई पड़ रहा है बेबी हालदार, और ये लेखिका हैं। इनकी आत्मकथा माने ये किस तरह से लेखिका बनी, क्या है ये स्टोरी है। आपके पाठ कौन सा में? आलो अंधारी। आप जब सिलेबस में देखेंगे तो वितान में अगला पाठ है आलो अंधारी। ये बंगाली हैं। इनका जन्म 1974 में। ये अनुमानित इसलिए कहा गया है कि पहले जैसे समय के साथ लोग इतने सजग नहीं थे, तो इनके जन्म का प्रमाण नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मान लिया गया है। जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे, इसलिए कारण बताया जा रहा है। क्योंकि स्थिति आज भी जम्मू कश्मीर की जो है इतने साल पहले, मैंने कब 1974 की बात है, तो उस समय जो स्थिति थी वहाँ सैनिक के रूप में उनके पिता काम करते थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, और बता रहे हैं कि 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ले दे के प्राइमरी स्कूल पूरी हुई थी, 6वीं 7वीं कक्षा तक पहुंची और 7वीं कक्षा में उनका विवाह हो गया, इसलिए उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। ये इनकी जीवनी है मुख्य, जो हम निम्न स्तर पर यदि सामाजिक रहन सहन में देखें तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें देखकर जानकर ही महसूस किया जा सकता है। वैसे ही इनके साथ जो हुआ उस पर यह वर्णन है। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई, माने कुछ समय बाद वो गुड़गांव आ गई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित। अनुदित का मतलब ये है, ये जो कहानी ये बता रही हैं वो बांग्ला में लिखी हुई है और उसको अनुवाद किया गया है हिंदी में। आलो अंधारी एकमात्र पुस्तक, माने इन्होंने लेखन का कार्य किया जरूर है, बहुत सारी पुस्तकें नहीं है, बल्कि इनकी एक ही पुस्तक प्रकाशित हुई है, आलो अंधारी। और वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत हैं। आरोह में आ जाएंगे पेज नंबर 21। और पुस्तक में जिस प्रकार इसमें चित्र दिखाई पड़ रहा है, एक महिला है और पुस्तक में लिखता हुआ, ये इनकी निशानी है कि घरेलू कामकाज करने वाली महिला होने के बावजूद वे लेखन कार्य कर पाई। ये उनकी एक विशिष्ट उपलब्धि थी, इसलिए वे इस प्रकार का कार्य की। इनका नाम है बेबी हालदार। और इस पाठ में जैसा कि इससे पहले पाठ में पूरे हम पढ़ पाते थे, ये आपका है पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 56, जो इनका चित्र दिखाई पड़ रहा है कि जब वो पुस्तक प्रकाशित हुई और उन तक पहुंची तब उन्हें किस प्रकार की प्रसन्नता हुई। और पेज नंबर 57 में है लास्ट, जिसमें उन्होंने अंत किया है, और ये अनुवादक हैं प्रबोध कुमार। तो आपको इतने जो पेज, जैसा कि इसमें चित्र दिख रहा है, इनका नाम है बेबी हालदार। पाठ का शीर्षक है आलो अंधारी। मैं अब अपने किराए के घर में थी। कौन बोल रही हैं? लेखिका। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। ये आप लोगों के लिए एक सामाजिक चेतना के रूप में है यह पाठ। चूंकि उम्र भी बहुत कम थी उसकी,
और अपना घर छोड़कर वह आ चुकी थी। तो वह यह सोच रही है, इस प्रकार से उनके चिंतन मनन और जो सामाजिक, जो हम जिस प्रकार घरेलू जीवन में अपना महसूस करते हैं, वैसे ही उन्होंने जो महसूस किया उसका लेखन है। इसलिए पेज नंबर 57 माने लास्ट पेज तक आपको खुद से इसमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी बारीक कहानियां हैं इसमें। कहानियां का मतलब वो अपने जीवन के प्रत्येक दिनों का वर्णन है। मैं अपने किराए के घर में थी, मैंने किराए के घर एक लेकर रहती थी। बच्चों को क्या खिलाऊंगी यह सोच रही थी कि मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, कोई करने वाला है नहीं, तो कहाँ से सब खर्च होगा। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। माने किराया जो है महीने का वो तो देना पड़ेगा मकान मालिक को। काम के साथ में बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा पति कौन है। ये इस प्रकार का जो प्रश्न है, हमारे जो सामाजिक जीवन का स्तर है उसमें यह सवाल सबसे पहले आता है। अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी नहीं आता। ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती कि जिन बातों को सामाजिक संघर्ष कर वह आगे बढ़ना चाहती थी, बार बार उन्हीं प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है। किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती थी। बच्चों को साथ ले मैं स्वयं काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला। फिर किसी जैसे कोई पूछ रहे हैं तो क्या जवाब दूं। फिर मेरे चेहरे का भाव देखकर कोई और मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा। ये है हमारे समाज की विडंबना। किसी के कुछ कारण, आर्थिक और सामाजिक परेशानी यदि दिखे तो लोग अपने अनुसार बातें बना लेते हैं। उसको यहाँ पर लेखक दर्शा रहे हैं, जिन्होंने अनुवाद किया है कि किस प्रकार अपने बातों में लोग उन्हें ताने मारते थे, क्या बोलते थे। फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई मुंह से चुक चुक, माने जैसे हम लोग महसूस करते हैं, चूंकि वह स्त्री है और ये हमारा समाज, यदि कहीं पर इस प्रकार की बात हो तो कहीं नहीं चुकते हैं। इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। ताने मार रहे हैं कि कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। माने मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती थी कि ये जो बोल रहे हैं उसका कोई जवाब तो देते नहीं बनता। इस प्रकार अब वो इसी प्रकार जैसे अभी उन्होंने अपना एक विचार बताया, कौन सा, कि घर में कोई काम करने वाला नहीं था, बच्चों का खर्च था, कैसे चलेगा, चिंता में वह डूबी हुई ही थी और लोग उन्हें और परेशान करते। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-35 साल का एक युवक मोटर चला रहा था, माने गाड़ी चला रहा था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए उससे भी काम के बारे में कह रखा था। माने अभी खर्च के लिए पैसे भी नहीं है और मुझे काम की आवश्यकता है, यदि इस प्रकार की किसी को जरूरत हो तो बताना। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, अब कोठी में काम नहीं करती, माने जहाँ पहले काम पर जाती थी वह नहीं। तो उन्होंने बताया, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया। कितने दिन हो गया? 1.5 सप्ताह हो गया। अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है, माने मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ और बच्चों के लिए कुछ लेने देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2-1 दिन बाद दोपहर बच्चों को खिला पिलाकर
मैं उनके साथ सो रही थी, माने आराम कर रही थी कि सुनील आया और उन्होंने बताया, क्या तुम्हें काम मिल गया? मैंने कहा अभी नहीं। वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं कर लेना। माने क्या काम रहेगा, कितना पैसा रहेगा, समय क्या रहेगा, ये सब खुद से तय कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर से बाहर आए एक साहब। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? चूंकि जिस घर में उसे लेकर गए थे वे एक बंगाली थे, तो उन्होंने पूछा, क्योंकि रहन सहन बातचीत आगे इसमें आपको पाठ में बताया जाएगा, इस कारण वो सबसे पहले सवाल क्या पूछे, बंगाली हो? मैं बोली हाँ। उसके बाद जिस प्रकार हम काम काज करने के लिए देखते रहते हैं और कोई मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर, माने किस प्रकार का काम कर रही हो यह सोचकर कितना पैसा देना है वह मैं तय करूँगा। अब वह बता रहे हैं, तुम जितनी जल्दी आ सकती हो आ जाना, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठ जाता हूँ, सवेरे उठता हूँ। और जिस प्रकार इतने में बातचीत में हमें महसूस हो रहा है कि उन्हें काम करने वाले की आवश्यकता थी और इन्हें किसे, लेखिका को काम की, तो उसने आगे वर्णन किया है। वह बोला, तुम बात कर लेना। मैं थोड़ा रुक जाने को कहा, मतलब मैंने उन्हें थोड़ा रुक जाने को कहा। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात ही नहीं की। अगले दिन मैं काम करने आई, माने जिस हिसाब से तय हुआ कि इस कोठी में वह काम करने आएगी, तो दूर से ही 35-40 वर्ष का एक विधवा उसी घर में काम के लिए जाते देखा, माने जो पहले काम कर रही थी। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें उसी समय काम से हटा दिया, माने उन्हें बता दिया कि मैं दूसरी काम वाली रख चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें काम से हटाता हूँ। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया, माने कोसा कि मेरे काम पर ये लग रही है, और इस प्रकार तो मैं नहीं आती, माने पता यदि चलता कि इस प्रकार की स्थिति थी तो शायद मैं ना आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से बता दो कि वह उस तरह बात करने को राजी नहीं है, माने यदि तुम्हें वापस वह काम पर रख ले तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे कोसते माने गाली बकते हुए कि अपने शब्दों में, अपने भाषा में, कि मैं जो काम कर रही थी उसमें यह आ गई। इस पाठ में इसी प्रकार बहुत ज़्यादा व्यवहारिक, माने जो हम दैनिक दिनचर्या में बात करते हैं उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। अब इसमें बता रही हैं, मैं इसी तरह रोज सवेरे शाम आती। अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, पाठ की मुख्य बातें हैं जो कल तक में आपको बता दिया जाएगा, और उसके बाद इसका सारांश आपको बताने के बाद आपको इसमें समझकर पढ़ने का काम है। जिनके यहाँ वह काम करने लगी थी वो भी बंगाली थे और लेखिका भी बंगाली हैं। एक सुयोग बता रही हैं, कौन सी, कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने पूछा कि भाई तुम काम पर आ जाती हो, घर में बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई का क्या होता है। फिर भी मैंने नहीं बताया, थोड़े दिन तक सोचे कि काम पर लगी हूँ, काम करना है, जाना है। बाद में बताया कि तुम अपने लड़के लड़की को लेकर यहाँ आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, माने वहीं पर कोई स्कूल है, मैं बोल दूंगा, माने जिनके यहाँ वह काम पर लगे थे उन्होंने कहा मैं बोल दूंगा और वहाँ काम में, मतलब पढ़ाई में वे लग जाएंगे, तो तुम यहाँ काम करोगी और बच्चे पढ़ेंगे।